गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि पता है कि हम लोग का इसमें मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग कल बोर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है किसी भी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या है, वह एनर्जी हम लोग निकाले थे कि ये न्यूक्लियस है और ये चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑर्बिट कहीं और है, यह भी देखे थे। इसकी एक अलग एनर्जी होता है इस ऑर्बिट का अलग एनर्जी होता है। सभी ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है, वो भी देखेंगे। किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, एनर्जी जो इसका होता है वो कितना एनर्जी होता है, तो हम तुमको पढ़ाए थे कि एनर्जी जो होता है सर वो माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इस तरह से। अगर इसी चीज को आज हम ऐसा लिखें -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है। पहले चीज़ें देखो, दोनों सेम है। 8 8 ओके। देखो ये पाई कैंसिल, चलो यहीं ऊपर से मिलाओ। m है, देखो बिंदा मार रहे हैं, m है तो m है, मैच कर गया। e टू द पावर 4 है, e टू द पावर 4 है। z स्क्वायर है तो z स्क्वायर है। टेंशन, अब देखो ये 8 है एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को मिला दोगे तो ये मिल गया। n स्क्वायर है तो n स्क्वायर है, h स्क्वायर है तो h स्क्वायर है, तो बच गया क्या, ये पाई। तो तुम समझो पाई से गुना भी कर दिया और भाग भी दे देंगे। इस तरह से भी लिखा रहता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इस फार्मूले का लिखने का, क्योंकि मुझे पता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होता है। कैलकुलेशन आसान बना देगा ये। और इसको 2 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी इसकी जो कैलकुलेशन है बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यह बात से आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों क्या है, सेम है। तो अच्छी बात है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो घूमेगा उसकी जो एनर्जी था, कल यह भी देखा था, यह अभी भी देखो, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर और साथ ही साथ कक्षा की संख्या पर भी। अगर कक्षा की संख्या बढ़ते जाएगा, बढ़ाओगे तो एनर्जी कम होगा, यानी यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव है। कैसा है ये, नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, कक्षा ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका मतलब है ये बढ़ेगा एनर्जी कम होगा, यानी माइनस में कम होगा। माइनस में कम होना मतलब बढ़ना होता है। जैसे -5 रुपया है और -2 रुपया है, तो कौन ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा -2। समझ में आ रहा है कि नहीं। माइनस मतलब कर्ज होता है, अगर कर्ज कम रहा तो आप ज़्यादा धनवान हैं। इतना आप समझ सकते हैं। हमें पता है कि हम अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। n जैसे बढ़ेगा इसका मतलब e घटेगा तो निगेटिव में घटेगा। निगेटिव में घटना मतलब बढ़ना होता है। इसका मतलब है कि इस ऑर्बिट में कुछ और एनर्जी है, जैसे जैसे जाएंगे तो उसका मतलब है एनर्जी बढ़ते चला जाएगा। तो आज ये निकालेंगे हम लोग, अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो z पर और दूसरा क्या, n पर। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है और z क्या है, अलग अलग एटॉमिक नंबर वाला एटम होगा, तो उसके लिए z अलग अलग होगा। लेकिन यह बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, इसकी सारी बातें हाइड्रोजन एटम के लिए ही केवल लागू होता है। यह भी 100% सही नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं।
तो ये केवल हाइड्रोजन एटम को ही सेटिस्फाइड करता है, हाइड्रोजन एटम का ही क्लियर कॉन्सेप्ट करता है, बाकी सब का नहीं कर पाता है। तो जो सिलेबस में है हम लोग उसी पर चलेंगे और देखेंगे कि अलग अलग ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा। यह कैलकुलेशंस आज करके हम लोग निकालेंगे कितना होगा। तो आप हेडिंग लगाइएगा, आप हेडिंग लगाइएगा। आप क्या हेडिंग लगाना है? एनर्जी तो निकाल ही लिए थे हम लोग ऑर्बिट का, अब एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी विभिन्न कक्षा में ऊर्जा, यानी अलग अलग कक्षा में कितना एनर्जी होगा ये कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, फिगर एक बना देते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, सपोज डैट ये पहला है और फिर ये दूसरा है। आपको बताए भी थे कि रेडियस बड़ा जोर से भागता है, यह गैपिंग भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने ये पहला ऑर्बिट लिए, यहाँ का एनर्जी कुछ और होगा E1, इस जगह का एनर्जी होगा E2, इस जगह का होगा E3। ये होगा अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी अलग अलग होगा। और जनरल इक्वेशंस जो हम लोग देखे थे एनर्जी का, मान लीजिए अगर बहुत सारे होगा और भी ऑर्बिट होगा, और भी ऑर्बिट होगा, nth ऑर्बिट के लिए हम निकाल रहे हैं। लेट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज En। माना कि nth मतलब होता है nवे कक्षा के लिए ऊर्जा En है। कितना है? En है, जो कि हम लोग निकाले थे एनर्जी, वो था -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई m z² e⁴/n² h² एप्सिलॉन नॉट। यह बात हम लोग को पता है। nth के लिए निकाल रहे हैं, चूंकि यहाँ पर n है, यहाँ भी n लगाए, 1 पुट कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा किए हैं। चूंकि आपको पता है कि n बदलेगा। अगर हाइड्रोजन एटम ले लें हम, कौन सा ले लें? हाइड्रोजन एटम ले लेंगे हम लोग, अभी नहीं लिए हैं, आगे चल के ले लेंगे, स्पेशलाइज कर लेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। n बढ़ेगा, अगर 1 पुट किए यहाँ पहला कक्षा में तो n का मान 1, दूसरे कक्षा के लिए 2, तीसरे के लिए इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी चीज़ को हम सजा कर लिखना चाहेंगे। En = -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, पाई m e⁴/h² एप्सिलॉन नॉट इंटू z²/n²। तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। रीअरेंज किए हैं, केवल z² को साइड में और n² को साइड में लाए हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, ये सारा चीज कांस्टेंट है। लिख रहे हैं वेयर, जहां 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई m e⁴/h² एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट है, अचर है। और which is denoted by E0,
जिसे हम लोग क्या दिखाते हैं, E0 से दिखाते हैं। हिंदी 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई m e टू द पावर 4/h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एक अचर है जिसे E0 द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई ऐतराज है। यानी E0 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई m e टू द पावर 4/h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसमें से सभी चीज का आप मान जानते हैं। ऑन सॉल्विंग ध्यान देना, दिखाई देता है कि नहीं। ऑन सॉल्विंग सरल करने पर ये सब का मान पुट पाट करके जब सरल करोगे, एक लंबा कैलकुलेशन के दौर से गुजरना पड़ेगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, जो याद ही रख लो तो बेटर होगा, नहीं तो करते रहना बड़ा प्रॉब्लम है, कैमरा हिल जाता है। E0 इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से सभी चीज का मान जानते हैं, कल परिचय भी लिख दिए हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है आप। सबका पुट करने के बाद एक लंबे कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, पढ़ा देंगे, थोड़ा सा बता देंगे आज। इस तरह से अगर यदि इस चीज को यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, देखो आज कैमरा धोखा दे रहा है, हिलते जा रहा है, तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए तो पुट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे तो En इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इस टर्म को E0 कह सकते हैं, माइनस पहले से लगा हुआ है, E0 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। बट E0 का वैल्यू कैलकुलेशंस करने के बाद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, इसलिए En इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टाइप से एक ही चीज है दोनों। अब जो है ये एनर्जी जेड पर डिपेंड कर रहा है और एन पर कर रहा है, तो लिख रहे हैं फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, एच एटम के लिए एच एटम की बात करें तो जेड इज इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये खत्म हो गया। तब एनर्जी En इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। हम हाइड्रोजन की बात करना स्टार्ट कर दिए, केवल हाइड्रोजन की ही बातें हो रही है इन दिस सिचुएशन। अब जो भी होगा तो ये एनर्जी हो गया, ये nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी हो गया। अगर आपको E1 निकालना है, यानी पहला कक्षा में एनर्जी निकालना है, तो माइनस 13.6 बाय 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर E2 निकालना है तो आप माइनस 13.6 सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाय
2 का स्क्वायर कर दोगे, E3 निकालना है तो आप -13.6 बाय 3 का स्क्वायर कर दोगे, E4 निकालना है तो आप -13.6, हो सकता है यहाँ पर दिखाई भी नहीं दो, हम इधर करते हैं। इसको मिटाते हैं, En निकल गया। अब E1 भी निकाल सकते हैं, E2 भी निकाल सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया है। फिगर की जरूरी है अभी समझाने के लिए, इसलिए इसको रहने देता हूं। यानी अब हम लोग वहां जो लास्ट में लिखे थे En इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए स्टार्ट हो चुका है, कंडीशन डाल दिए थे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको पहला ऑर्बिट E1 निकालना है तो -13.6 बाय 1 का स्क्वायर कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 अगर निकालना है तो -13.6 बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E3 निकालना है तो -13.6 बाई 3 का स्क्वायर कर देंगे आप, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, बताएंगे अभी, जस्ट बता देंगे। -13.6 बाय 4 का स्क्वायर, केमिस्ट्री में ये सब चीज़ पढ़ा होगा तुम 11th क्लास में एकदम, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटेल नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन डिटेल है। तो इस तरह से है, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना लिखो और इसको सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, सबको सॉल्व की। तो ठीक है, इस सब को सॉल्व करो। सॉल्व अगर तुम करते हो, ये तो जनरल इक्वेशन है, E1 निकाल रहे हैं तो पहला इतना, इस 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 दूना 4 से भाग जब दोगे तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 9 से जब भाग दोगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको 16 से भाग दोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आता है। तो ऑब्वियसली है, अगर तुमसे पूछें तो बताइए कौन से ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा कम चलता है वो कहेगा पहला में, नहीं, माइनस में है ना, माइनस मतलब कर्ज। आपको बताए -13 बड़ा कि -3, आंसर है -3 बड़ा है, क्योंकि कर्ज 3 ही तो है लेकिन इसको कर्ज 13 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वैल्यू ज़्यादा है और माइनस में है, इसका मतलब वो छोटा है। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप लोअर से, कहाँ से, लोअर से कहाँ आए, हायर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, आते हैं तो एनर्जी क्या होता है बताइए, एनर्जी इंक्रीजेज। एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेज। यानी लो से जब हाई में आते हैं, यानी लोअर ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज करता है। सबसे कम एनर्जी कहाँ होता है, आंसर है पहला ऑर्बिट में, उससे ज़्यादा होता है दूसरे में, उससे ज़्यादा होता है तीसरे में, उससे ज़्यादा होता है चौथे में, उससे भी ज़्यादा होगा पांचवें में। तो ये क्वेश्चन पूछता है। ऊर्जा बढ़ता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, इस प्रकार एनर्जी ऑफ ऑर्बिट increases if we goes from lower orbit to
हायर ऑर्बिट। ये चीज एकदम इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं यानी लिखेंगे अतः अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा क्या होता है बाबू? बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ता है। यानी निम्न कक्षा से अगर आप उच्च कक्षा में जाइएगा तो ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कीजिए, यह बात एकदम याद रखना है। चलिए नोट कर लिया होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि ये पहले में एनर्जी कितना है, हाइड्रोजन एटम है, क्या है ये? H एटम, HYDROGEN, हाइड्रोजन एटम। किसकी कहानी कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम की। तो इसमें पहले में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें आपका है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इतना सफिशियंट है, और भी ऐसे पढ़ाए ही हैं आपको। चौथा रहेगा तो -0.85 होगा। अब एनर्जी डिफरेंस देखते हैं। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, दो कक्षाओं के बीच की ऊर्जा अंतर, यानी इस दोनों के बीच कितना ऊर्जा अंतर है। तो आपको पता है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो बड़े में छोटे को घटा देते हैं। इसलिए E2 माइनस E1 अगर यदि निकालोगे तो E2 कितना है? -3.4 माइनस E1 -13.6। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आएगा। थोड़ा सा यही चीज़ हम मिटा रहे हैं एडजस्टिंग के लिए। केवल हम अगर करें E2 माइनस E1 तो हम लिख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस हम लिख सकते हैं -3.4 माइनस 13.6, E2 हो गया और ये E1 हो गया, माइनस पहले से है इसमें, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -3.4 माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। बस इसको में घटाइए, इसको घटाने के बाद आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि यह बड़ा है ये छोटा है इसलिए पॉजिटिव आया। बच्चों इसका मतलब इससे इसमें ज़्यादा एनर्जी था, तो कितना ज़्यादा है यह एनर्जी डिफरेंस, ये निकला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसका एनर्जी डिफरेंस जो है, इस चीज़ को आप डेल्टा E भी कर सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस आपको पता ही है, ये सब छोटी मोटी चीज़। तो यह जो निकला इस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस वो 10.2 कितना निकला, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कहीं से कोई फोटोन आए, फोटोन ही घुस सकता है इसमें, कोई फोटोन आए और इतना एनर्जी अगर इसको दे दिया तो यह इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसमें चला आएगा। समझ में आया? इसमें आकर के अगर कोई फोटोन आया और इसको इतना ही एनर्जी दे देगा तो ये जंप करके
यहाँ चला आएगा। यह भी बात बोर्स मॉडल में था कि नहीं, कि लो ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दिया जाए तो वो हाइयर ऑर्बिट में जम कर जाता है। तो हाइड्रोजन एटम अगर यदि है तो हाइड्रोजन एटम में अगर ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है पहला ऑर्बिट में, अगर बाहर से फोटोन द्वारा इतना एनर्जी दे दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। यह बता रहा है ये। देखिए और मजे की बात, अगर इस दोनों का डिफरेंस, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, इसका यानी E3 माइनस E2 अगर निकालें तो ऑब्वियसली है यहाँ ज़्यादा एनर्जी यहाँ कम है। E3 का वैल्यू माइनस, यहाँ भूल गए हैं लिखने के लिए, माइनस 1.5 माइनस 3.4, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस 3.4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, यानी इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए देखिए एक चमत्कार ही हो रहा है आपके सामने। मात्र कितना एनर्जी चाहिए, यानी दूसरे से हाइड्रोजन एटम का दूसरा ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए मात्र कितना एनर्जी चाहिए, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ऐसे भी बहुत बात है, इसको न्यूक्लियस बड़ा कस के पकड़ा है, इस डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम लगा रहा है, तो ये कम कस करके पकड़ा है, इसलिए यहाँ से भागना इलेक्ट्रॉन्स बड़ा आसान हो जाएगा। आपने सीखा क्या था कि जैसे जैसे हम लोअर से हाइयर जाते हैं ऑर्बिट में एनर्जी बढ़ता है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस लोअर से हाइयर आए, इसमें एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि इसमें एनर्जी डिफरेंस 1.9 है, और यदि करोगे तो और घटते चले जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो रट्टा मार लेते हैं कि लोअर से हाइयर जाने पर, लोअर से हाइयर जाने पर एनर्जी बढ़ता है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस घटता है, एनर्जी डिफरेंस घटता है। तो ये देखिए, यानी ये लोअर हो गया और ये हाइयर हो गया, ये लोअर और ये हाइयर हुआ। बताइए एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, ये घट रहा है, घटता है। तो लिख सकते हैं यहाँ से यह बात, बच्चे रट के जाते हैं कि लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जब जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, लेकिन नीट में जेई में क्वेश्चंस यह लिख देता है कि लोअर ऑर्बिट से जब हाइयर ऑर्बिट की ओर जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस में अंतर है, एनर्जी बढ़ता है लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो है, ऊर्जा का अंतर जो है वो घटता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। एनर्जी बढ़ता है जो दिखाए पहले, तो यह बात लिखेंगे। हैंस एनर्जी डिफरेंस इज इंक्रीजेज, एकदम इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन यही सब पूछेगा। हैंस एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजेज, increases if goes from lower to higher orbit। अतः अगर निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाते हैं तो दो कक्षाओं के बीच के ऊर्जा अंतर घटता है
लेकिन ऊर्जा अंतर घटता है लेकिन ऊर्जा बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसको फटाक से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घटता है, इंक्रीज लिखा गया था, डिक्रीजेज, घटता है मतलब डिक्रीजेज। ठीक है, नोट करो फटाक से। नोट कर लिया? चलिए, अच्छी बात है। यानी आपने यह देखा कि अगर यह ग्राउंड स्टेट में है, अगर इधर से कोई फोटोन आता है और इसको अगर इतना एनर्जी दे दे तो यह एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, इसमें चक्कर लगाने लगेगा। फिर अगर कोई फोटोन आता है, इतना एनर्जी लेके आया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के ये आया, लेकर के आया, तो यह यहाँ से यहाँ चला गया। अब फिर अगर यदि इधर से कितना 1.9, मात्र 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाएगा तो फिर ये उछल के यहाँ चलाएगा, यहाँ घूमने लगेगा। तो यानी ओबियसली है कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल फोटोन चाहिए, ज़्यादा एनर्जेटिक वाला फोटोन चाहिए, और सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए थोड़ा कम एनर्जी वाला फोटॉन्स चाहिए। तो ये सर फोटोन क्या होता है? ये एक एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, कोई भी रेडिएशन है तो उसमें फोटोन के रूप में एनर्जी का पैकेट होता है, उसी पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी h होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत बता देते हैं, उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा देते हैं क्या है। बस इतना सा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। कई एक बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, लोग वोल्ट समझकर पोटेंशियल का बोल देता है। नहीं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी का यूनिट है। ये सिंबल ई भी, ये क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी which is equal to 1.6 into 10 पर पावर माइनस 19 जूल। तो यानी कहने का मतलब यह ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। पढ़ा भी दिए हम सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी उस समय हम अच्छे से डिटेल में किए। अभी जानो ये ऊर्जा का मात्रक है जो 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 जूल के बराबर होती है। तो आप यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं लिखा हुआ है तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये एनर्जी है 1.6 इंटू इतना। यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, उसके लिए जो काम करता है बैटरी, वही काम होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम इस तरह से अभी तुम लोग को बताए कि जो समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन वगैरह सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जब पढ़ाए थे तो दे दिए हैं। अब एक टर्म और आता है सर फोटॉन, तो ठीक है समझ लेंगे, आप लोग पहले भी सीखा होगा सारा बात केमिस्ट्री में। एनर्जी कितना होता है फोटॉन का? एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा। बच्चों ध्यान से देखिए, फोटॉन का ऊर्जा कितना होता है। एनर्जी ये प्लैंक्स ने बताया है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आता है, लेकिन थोड़ा समझाते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली proportional to frequency of radiation।
कोई जो रेडिएशंस आता है अर्थात उसमें एनर्जी कहाँ से आता है, फोटोन ही लेकर के एनर्जी आता है। फोटोन का ऊर्जा विकिरण, जैसे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट भी में भी छोटे छोटे फोटोन से मिलकर के बना है और उसमें एनर्जी होता है। तो आप लाइट को भी भेज सकते हैं, लाइट पड़ने के बाद ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में जा सकता है, अगर जो एनर्जी डिफरेंस है उतना दे दिया तो, नहीं तो फिर और कोई भी देंगे। फोटोन का ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये प्लांक्स ने बताया है वाजिब में। एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, इसको पढ़ेंगे न्यू। ये लेटर का नाम न्यू है बट फिजिक्स में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो प्लांक्स ने बताया तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालेंगे, तो यही कांस्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट। इतना ही एनर्जी होता है फोटोन को। अब इसी चीज को देखिए, आपको बताते हैं, जानते हैं आप लोग, समय बराबर होता है दूरी बटे डिस्टेंस बाय स्पीड, सबको पता है। तो ऑब्वियसली है रेडिएशंस की बात हो रही है, तो रेडिएशन का स्पीड जो है सब लाइट के स्पीड से चलता है, जिसको c से दिखाते हैं। अगर 1 टाइम पीरियड कह दे तो c बटे दूरी मतलब वेवलेंथ, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 टाइम पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। यानी वाजिब में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा होता है। वाजिब में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लेमडा, यानी hc बाय लेमडा। यानी अगर कोई रेडिएशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होता है तो वेवलेंथ भी होता है। जिसका ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। ये सब जानते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। तो कहने का मेरा मतलब डिफरेंट रेडिएशंस जो होगा उसकी फोटोन की एनर्जी डिफरेंट होगा। वह डिपेंड करेगा कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितना है, या उस फोटोन का जो वह रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कितना है, या उसका वेवलेंथ कितना है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। आपको परिचय दे देते हैं। वेयर, जहाँ ई क्या है, ई है एनर्जी किसका, ऑफ फोटोन। ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का ऊर्जा, फोटोन का ऊर्जा। अच्छी बात है सर, बता दिए। H क्या है, ये है प्लांक्स कांस्टेंट। और C के बारे में सब जानता है, लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, यही है फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ सब जानता है, तरंग दैर्घ्य। तो पता है आप लोग को ये सब चीज़ के बारे में। तो आई होप आपने फोटोन का, एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है ये पता कर लिया। अगर बच्चों ये जो एनर्जी डिफरेंस है, सपोज डैट समझने के लिए, ये अगर एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतना एनर्जी वाला h न्यू, समझ में आ रहा है कि नहीं, 10.2 बटे h इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी।
अब कितना फ्रीक्वेंसी का फोटॉन चाहिए जो इतना एनर्जी देगा, निकाल सकते हैं। कितना फ्रीक्वेंसी का चाहिए जो देगा, निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर भी जो कितना फ्रीक्वेंसी का फोटॉन चाहिए जो इतना एनर्जी दे देगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो उतने फ्रीक्वेंसी का अगर रेडिएशन भेजेंगे तो वो इसलिए है इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पहुँचा देगा, फिर इसका भी निकाल के हम लोग भेज सकते हैं। तो ये सब बातें हैं कल और डिटेल्स में सीखेंगे हम लोग। यानी कहने का मतलब 10.2 क्या था, एनर्जी डिफरेंस था। 10.2 क्या था, एनर्जी डिफरेंस था। यानी ये था E2, ये क्या था E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी अब आप ये भी कह सकते हैं किसी भी दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ये एच न्यू के बराबर होता है। क्योंकि इतना फ्रीक्वेंसी वाला अगर या इतना एनर्जी वाला फोटॉन अगर पड़ा इलेक्ट्रॉन पर तो इलेक्ट्रॉन को उछला देगा, यानी इससे यहाँ ला देगा। ठीक है। अब फिर ये अगर यहाँ से यहाँ कूदेगा फिर इतना ही एनर्जी निकालता भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पता है कि लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी लेगा और हाई से जब लो में आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा। यही वजह है कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है। और स्पेक्ट्रम जो और सब एटॉमिक मॉडल था वो प्रूफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन यह डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को साबित कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमने के कारण से एनर्जी रिलीज नहीं करता है, बाहर से एनर्जी आता है। कैसे नहीं आएगा? आप चल रहे, लाइट भी एक रेडिएशन है, लाइट में फोटॉन है, वो एनर्जी लेकर आया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालकर ग्राउंड से एक्साइटेड में। किसी तरह से एनर्जी आ सकता है, कोई भी रेडिएशन आ सकता है या दे भी सकते हैं। देंगे तो यहाँ से उछल के यहाँ जाएगा, दे करके ही चेक करता था जनरली। तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। स्पेक्ट्रम अभी पढ़ाई नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। थैंक यू, बस आज इतना ही रहने दीजिए। कल और आगे बढ़ाएंगे, रीडवर्क कांस्टेंट वगैरह सब पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। आपने 11th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, यहाँ भी पढ़ा, आपको फीलिंग्स आ गया होगा कि व्हिच इज बेटर, कहाँ आप अच्छा पढ़े हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।